हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा था, आज करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में पहले था नॉन एक्सपेरिमेंटल और उसके बाद हमने पढ़े थे एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऐसे ही रिसर्च में जैसे नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ऐसे ही मेथड में भी नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ होते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ होते हैं। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल में पहला है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? जब आप किसी का बिहेवियर केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, मतलब उसको आप केयरफुली नोट करते हो कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन बीइंग है, आप उसको बड़े ध्यान से देख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो उसके बिहेवियर को। नेचुरलिस्टिक का मतलब है आप उसकी नेचुरल कंडीशंस में कर रहे हो, मतलब रियल वर्ल्ड में कर रहे हो। तो उसको नहीं पता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे ये ज़रूरी नहीं होता है कि लोगों को पता हो कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे अगर कोई देखना चाहता है कि एडोलसेंट्स कैसे बिहेव करते हैं अपने ही एज ग्रुप के दूसरे जेंडर के लोगों के साथ, तो वहाँ पे वो किसी मॉल में जाके ऑब्जर्वर जाके खड़ा हो जाएगा और अपने आसपास के जितने भी एडोलसेंट्स हैं उनको नोट करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा, उनके बिहेवियर को नोट करेगा। और यहाँ पे क्या है, रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाती है ऑब्जर्वर को कि एक्चुअली में वो कैसे बिहेव करते हैं। अब नेचुरलिस्टिक में क्या है कि उनको पता नहीं है, अगर तो वो तो अपना रियल बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर वो जान जाते हैं कि उनको देखा जा रहा है तो वो अपना नॉर्मल बिहेवियर छोड़ देते हैं। फिर वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसा वो नॉर्मली अपने रियल लाइफ में नहीं करेंगे। तो अगर उसे पता चल जाता है तो वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है पार्टिसिपेंट, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसलिए ऑब्जर्वर को छुपा होना ज़रूरी है ताकि ऑब्जर्वर का कोई इफेक्ट ना हो उसके बिहेवियर पे। तो ऑब्जर्वर ना, उसको ना पता चले कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है पार्टिसिपेंट को, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे वो पार्टिसिपेंट खुद भी ग्रुप का बन सकता है, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसे सपोज अगर कोई ये देखना चाहता है कि एडल्ट्स जो हैं, एडल्ट्स आपस में, जैसे 21 to 30 ईयर ओल्ड एडल्ट्स आपस में किस तरह की पॉलिटिकल टॉक्स करते हैं। तो उसमें क्या है, रिसर्चर उनके ग्रुप का एक मेंबर बन जाएगा, उनकी फ्रेंड की तरह रहेगा। उन्हें नहीं बताएगा कि वो उन्हें रिसर्च करने के लिए उनके उनके मेंबर बना है उनके ग्रुप का, और वहाँ पे वो उनके साथ रहेगा और उनको ऑब्जर्व भी करता रहेगा। वो होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कि पार्टिसिपेंट, आप खुद भी उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट हो लेकिन किसी को पता नहीं है कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उससे ऑब्जर्वर इफेक्ट नहीं पड़ता। एक और इसकी डिसएडवांटेज है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर बायस क्या होता है? जब कोई ऑब्जर्वर जो होता है, रिसर्चर जो होता है, वो खुद अपने थिंकिंग को माइंड में रखते हुए चीज़ों को नोट करता है। अब जैसे अगर आपको ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आप एडोलोसेंट्स की स्टडी कर रहे हो तो एडोलोसेंट जो है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ की बातें करते ही करते हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप अगर किसी एडोलोसेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर नोट डाउन करोगे। बेशक आपने ना भी सुना हो, आपको ये ऐसा फील हो जाएगा कि उन्होंने इस तरह की बातें करी थी। यहाँ पे आप अपना खुद का बायस डाल रहे हो, मतलब अपनी खुद की थिंकिंग डाल रहे हो। या आप ऐसे कुछ ग्रुप की आप स्टडी कर रहे हो जो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप के जो लोग हैं वो बड़े अग्रेसिव होते हैं। ठीक है, अब ये आपकी थिंकिंग है, आप ऑब्जर्वर हो, वैसे तो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके मन में कोई ऐसी थिंकिंग पहले से नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाई चांस आप खुद भी ह्यूमन बीइंग हो, आप रिसर्चर रिसर्चर खुद भी तो ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी भी तो अपनी पर्सपेक्टिव हो सकती हैं। तो अगर उसका ये मानना है कि जिस ग्रुप को वो स्टडी कर रहा है उस ग्रुप के लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, तो वो चीज़ उसकी स्टडी में भी कहीं ना कहीं नज़र आएगी। तो वो होता है ऑब्जर्वर बायस। तो आपकी स्टडी में ऑब्जर्वर बायस नहीं होना चाहिए, अपनी खुद की ओपिनियन आपने नहीं डालनी है। और एक डिसएडवांटेज कह रहे हैं कि अनदर डिसएडवांटेज इज दैट ईच नेचुरलिस्टिक सेटिंग इज़ यूनिक एंड अनलाइक। मतलब अगर आप नेचुरलिस्टिक सेटिंग में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपको एक ही जगह पे तो मिलेगा नहीं, कहीं कभी वो अपने घर में होगा, कभी वो अपने ऑफिस में होगा, कभी वो पार्क में आपको मिलेगा, कभी वो आपको शॉपिंग करता हुआ मार्केट में मिलेगा। तो सेटिंग हर बारी अलग अलग होगी, तो हर जगह अलग अलग तरीके से वो बिहेव करेगा। सिमिलर सेटिंग नहीं होगी, सिमिलर कंडीशंस नहीं होगी, तो उसके बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट हो जाएंगे।
तो आप ये चीज़ प्रिडिक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई कंट्रोल तो है नहीं आपको सिचुएशन पे। तो वो बिहेवियर आपको हो सकता है दोबारा जिस जिस बिहेवियर को आप ढूंढ रहे हो वो बिहेवियर आपको पूरा दिन में ही दोबारा कई बार नज़र ना आए, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है इस तरह की ऑब्जर्वेशन करने में। फिर आता है आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल मीन्स आर्काइव में जो डेटा पड़ा है उसको उठा के रिसर्च करना। तो यहाँ पे डू नॉट एक्चुअली कलेक्ट डेटा, मतलब रिसर्चर कलेक्ट नहीं करते हैं डेटा, पहले से ही जो डेटा पब्लिक रिकॉर्ड्स में आर्काइव में रखा हुआ है, जो पुराना डेटा है उसको उठा के उसी के ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई ये देखना चाहता है कि पर्टिकुलर सिटी में सुसाइड रेट कितने हैं एक साल के, तो वो डेटा जो है कहाँ से लेगा, पुलिस वालों के पास जाएगा, उनकी फाइल्स पुरानी रखी होंगी, वहाँ से फाइल्स निकलवाएगा, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसको बोलते हैं आर्काइवल डेटा। अब ये डेटा जो है ये निकलवा के उसके ऊपर स्टडी करना, इसको बोलते हैं आर्काइवल रिसर्च मेथड। इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। पहला ये है कि ये नेचुरलिस्टिक सेट रीजंस के बेस्ड होता है डेटा। ये डेटा नेचुरलिस्टिक रीजन से बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जो ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, मान लो आपने किसी पुलिस डिपार्टमेंट से कोई डेटा निकलवाया है सुसाइड्स का, ठीक है। अब उन्होंने तो अपने तरीके से ये डेटा रिकॉर्ड किया, उनको क्या पता कि आगे जाके कोई रिसर्चर उस पर रिसर्च कर सकता है। तो वो डेटा आपके पर्पस के लिए रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो आपको सूट ना करे जिस तरीके से आपको चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि आर्काइवल रिसर्च जो है उसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जगह नहीं होती। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं तो हम दो हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। एक हाइपोथेसिस होता है जो बोलता है कि हाँ फ़र्क पड़ता है, दूसरा होता है कहता है जो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये रिसर्च करते हैं इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं होता है, तो ये इसमें हाइपोथेसिस ख़त्म होता है, तो कोई इसमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये हमारी रिसर्च के लिए थोड़ा सा सूटेबल नहीं रहता। और तीसरी चीज़ ये है कि जो डेटा होता है ये बायस होता है। आप सबको तो पता ही है कि पुलिस रिकॉर्ड्स में कितनी ज़्यादा बायसनेस होती है, तो इस तरह की चीज़ों पे टोटली फेथ करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। फिर आता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का मतलब है डॉक्यूमेंट को एनालाइज करना। जब आप एग्जामिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन या रिकॉर्ड्स वगैरह का एग्जामिनेशन यानी एनालाइज करते हो उसको, instead of questioning respondents according to some scale items of observing their behavior, directly the content analyzer take the communication or document। मतलब आप किसी पर्सन का इंटरव्यू नहीं ले रहे हो, आप उसका इंटरव्यू कहीं पे जो रिकॉर्ड हो रखा है पहले से, आप उसको उठा के उसे एनालाइज कर रहे हो कि उसने कितनी बार अपने इंटरव्यू में ये वाला वर्ड बोला, उसने कितनी बारी नेगेटिव वर्ड बोला, कितनी बारी पॉजिटिव बोला, कितनी बारी उसने उस पर्सन का नाम लिया अपने इंटरव्यू में। जैसे इंटरव्यू मेथड में क्या है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू लेते हो, लेकिन कंटेंट एनालिसिस में ऑलरेडी किसी ने इंटरव्यू लिया हुआ है, वो कहीं पे डेटा अवेलेबल है, आपने उसको उठाया, उसको एनालाइज किया। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है। लेटर्स, ओरिजिनल जो कंटेंट होता है, लेटर्स हो गए, ऑटोबायोग्राफीज होगी, डायरीज हो गई, कंपोजिशन रिकॉर्ड्स हो गए, तो ये सारा डेटा उठाते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। और इस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि ये प्राइमरी डेटा है। प्राइमरी डेटा मतलब उसी पर्सन के थ्रू डायरेक्ट निकला हुआ है जिसका आप रिस्पॉन्स आप करना चाहते हो, रिकॉर्ड। इसके मेरिट डीमेरिट क्या है? कंटेंट एनालिसिस इज एप्लीकेबल टू वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल, मतलब ये बहुत सारे मटेरियल्स में आप उठा के कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो। सेकेंड, कंटेंट एनालिसिस कैन ऑल्सो बी यूज टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। तो जैसे अगर आप ये देखना चाहते हो कि इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस अपॉन इम्प्रूवमेंट ऑफ हैंड राइटिंग, तो आप देखना चाहते हो कि प्रैक्टिस करने से हैंड राइटिंग की कितनी इम्प्रूवमेंट होती है, तो इस केस में भी आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्टडीज में काम आ सकता है। थर्ड, कंटेंट एनालिसिस इज ऑल्सो यूज टू वैलिडेट अदर मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो आपने ऑब्जर्वेशन करके जो भी डेटा बनाया है उसको भी वैलिडेट करने के लिए कंटेंट एनालिसिस यूज़ किया जाता है, मतलब उसको भी एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि इसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि आप कोई और डेटा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा एनालाइज कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान से करना ज़रूरी है। फिर आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड तो हम सब जानते हैं, सर्वे क्या होता है, जब हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं लोगों से, क्वेश्चन पूछ के उनके आंसर्स रिकॉर्ड करके
इसमें जैसे गोल ऑफ सर्वे माइट बी टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ पीपल, इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं कि कितने लोग हैं जिनके पास, जो एजुकेटेड है, कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, इस टाइप के डेटा में। सर्वे कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशन अमंग वेरिएबल। सर्वे का यूज हाइपोथेसिस टेस्टिंग में के लिए भी करा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट का लोगों के बिहेवियर में क्या इफेक्ट हुआ। जैसे अर्थक्वेक जो आया था भूज में, गुजरात में, उसका इसके लोगों की लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ, इसके लिए भी हम सर्वे कर सकते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए ये आपका किस में आ जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में आ जाएगा ये अर्थक्वेक वाला। फिर सर्वे में कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन करने की बजाय हम सैंपल की स्टडी करते हैं, जो कि ऑलरेडी सारे मेथड्स में होता ही है। तो सैंपल जो हम लेते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। मतलब अगर आप पूरी सिटी, सपोज आप दिल्ली सिटी की स्टडी करना चाहते हो, दिल्ली जो दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कोई स्टडी रिसर्च करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सारे लोगों पे नहीं कर सकते हो, तो उसमें से कुछ लोगों पे करोगे जो रिप्रेजेंट करेंगे दिल्लीइट्स को। तो इस तरीके सैंपल लिए जाते हैं जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको दिखता ही होगा कि किसी भी तरह के रिसर्च में सर्वे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और द एक्यूरेसी ऑफ प्रॉपरली ड्रॉन सैम्पल्स इज़ फ्रीक्वेंटली सरप्राइजिंग। जो सैम्पल्स आप उठाते हो पॉपुलेशन में वो बहुत ही एक्यूरेट होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पॉपुलेशन के। ये काफ़ी ज़्यादा सोशल साइंसेज में यूज़ किया जाता है सर्वे मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो है सर्वे के थ्रू जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई बार वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, और ये इन डेप्थ स्टडी नहीं होती है, ये ऊपर ऊपर से स्टडी करी जाती है सिर्फ। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछना पड़ता है। सर्वे रिसर्च इज एक्यूरेट, इट इज स्टिल सब्जेक्ट टू सैम्पलिंग एरर्स। यहाँ पे सैम्पलिंग एरर का मतलब है, हो सकता है आप गलत लोगों को चूज कर लो अपने सर्वे करने के लिए। और यहाँ पे एक्सपर्टीज होनी बहुत ज़रूरी है सर्वे के लिए। रिसर्चर मस्ट नो द टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग आनी चाहिए, क्वेश्चनेयर बनाना आना चाहिए। क्वेश्चनेयर क्या होता है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों ने आंसर देने होते हैं। इंटरव्यूइंग टेक्निक आना चाहिए, डेटा एनालाइज करना आना चाहिए, तो एक एक्सपर्टीज चाहिए। उसके बाद आता है फील्ड स्टडीज़। फील्ड स्टडीज़ का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो स्टडीज़ करी जाती है या रिसर्च करी जाती है, ये फील्ड में जाके, फील्ड का मतलब है रियल लाइफ सिचुएशन में जाके करी जाती है, लैब में नहीं करते हैं। तो जिस तरह की भी स्टडीज़ जाके रियल सिचुएशन में होती है, जैसे मैंने आपको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन बताया, वो मेथड है एक। वैसे ही अगर पूरी की पूरी स्टडी फील्ड में जाके करी जा रही है तो उसको फील्ड स्टडी बोलते हैं। इसके दो टाइप हैं, एक्सप्लोरेटरी और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है सिर्फ आपको दो मतलब आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है उसमें सिर्फ, मतलब उसमें आपका मेन पर्पस ये है कि सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं कौन से, रिलेशन अमंग वेरिएबल्स, टू ले अ ग्राउंड वर्क फॉर द लेटर मोर सिस्टमैटिक। मतलब आप सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हो, तो वो एक्सप्लोरेटरी हो गई। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब है जहाँ पे आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हो, यानी जो आपने टेंटेटिव स्टेटमेंट दी है किसी भी पर्टिकुलर कॉज की, उसको आप टेस्ट करना चाहते हो। और फील्ड स्टडी बेसिकली मीन्स कि आपने फील्ड में या रियल लाइफ एक्चुअल सिचुएशन में जाके कोई भी स्टडी करी है, उसको बोलते हैं फील्ड स्टडी। यहाँ पे एक चीज़ और कह रहे हैं कि इसकी जो वीकनेस ये है कि ये लैब में नहीं होती है, ये बाहर होती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना मुझे से एक्सपोज फैक्टो है। उसी तरीके से इसमें भी वीकनेस ये होती है कि कंट्रोल बहुत कम होता है रिसर्चर के पास उस सिचुएशन को अपने मैनिपुलेट करने का, क्योंकि ये फील्ड में जाके है। और फिजिबिलिटी, कॉस्ट, सैम्पलिंग टाइम, इन सारी चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स आती है। तो फील्ड स्टडी मतलब आप वहीं पे जाके किसी को रिसर्च कर रहे हो जहाँ पे वो पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में रहता है, वहीं जाके उन लोगों को आप रिसर्च कर रहे हो, उसको बोलते हैं फील्ड स्टडी। केस स्टडी का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर डीप स्टडी कर रहे हो, एक ग्रुप हो सकता है या एक पर्सन हो सकता है। एक सोशल यूनिट का मतलब है या तो कोई एक ग्रुप हो सकता है या कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है। इसमें आप उसका इंटरव्यू लेते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हो।
तो किसी एक पर्सन की, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन डेप्थ लुक एट वन पर्सन, तो उसी की इन डेप्थ स्टडी आप कर रहे हो। with the help of case study you can try to understand fantasies, hopes, fear, traumatic experience। मतलब एक ही पर्सन के क्या थॉट्स हैं, क्या फियर्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है, उसी के बारे में आपको टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करनी है। इट प्रोवाइड्स अ नैरेटिव, मतलब कि डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। फ्रॉइड्स insight that led to the development of psychoanalytic theory emerged from his observation and reflection on the individual cases। तो जो सिगमंड फ्रॉइड हैं जिन्होंने अपना साइकोएनालिटिक थ्योरी दी थी, जिसमें वो एक एक केस के ऊपर स्टडी करते थे फिर डिटेल में लिखते थे, उसको बोलते हैं केस स्टडी। तो ये एक पर्सन के ऊपर इन डेप्थ स्टडी होती है, ये चीज़ आपने लिखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इन डेप्थ, ये आपने नहीं भूलना है लिखना। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिंगल केस के ऊपर बेस्ड होती है स्टडी, तो इसकी वैलिडिटी थोड़ी सी पुअर होती है, क्योंकि वो हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। आपने किसी एक पर्सन के ऊपर केस स्टडी करी, अब उसकी जो बिहेवियर के कॉजेज हैं या जो भी उसके नज़र आ रहे हैं आपको बिहेवियर में चीज़ें, वो आप दूसरों के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर पर्सन की सिचुएशन या एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। फिर आते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। इसमें एक आता है लेबोरेटरी मेथड, जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, जहाँ पे आपकी कंट्रोल में सारी चीज़ें होती हैं और आप मैनिपुलेट करते हो कुछ वेरिएबल्स को, जिनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल में रखते हो, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मतलब सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उसको बोलते हैं लैब एक्सपेरिमेंट। ये क्यों किया जाता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैनिपुलेशन ईजी हो जाती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा तरीका है। फील्ड एक्सपेरिमेंट अगेन वही चीज़ है, फील्ड स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको फील्ड एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, मतलब वहाँ फील्ड में जाके, यानी कि रियलिस्टिक सिचुएशन में जाके आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि कंट्रोल नहीं होता हमारा वेरिएबल्स पे। कोशिश की जाती है कंट्रोल करने की, कोशिश इसलिए करनी है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, आप बिना कंट्रोल किए कर दोगे तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। एक्सपेरिमेंट में आपको खुद कंट्रोल रखना ही होता है कुछ वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है एक या दो वेरिएबल्स को, लेकिन जितना हो सके उतना कर पाता है, 100% नहीं कर पाता है। जैसे सपोज कोई रिसर्चर है जो स्कूल में जाके रिसर्च करना चाहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, और स्कूल जो है वो फील्ड है, क्योंकि वो उनकी नेचुरलिस्टिक सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे जाके वो ये देखना चाहता है कि एक पर्टिकुलर क्लासरूम में अगर ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है, सपोज मैं बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, और दूसरे क्लासरूम में ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है, तो दोनों में से ज़्यादा बेटर जो है बैक बेंचर्स को, जो पीछे बच्चे बैठते हैं, उनको ज़्यादा बेटर कहाँ से नज़र आता है? अब ये स्कूल जो हो गया इनकी रियल लाइफ सिचुएशन हो गई, यानी कि फील्ड हो गई। एक्सपेरिमेंटल कैसे हुआ? क्योंकि आप यहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहे हो, आप ये वेरिएबल आपका जो है बोर्ड का कलर ऑफ द बोर्ड इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसकी विजिबिलिटी कितनी है वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहे हो? बोर्ड का कलर कंट्रोल कर रहे हो, वो आपने अपनी मर्जी से लगाया है क्लासरूम में, तो ये तो आपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन और भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे उस क्लासरूम में विंडो कहाँ पे है, डोर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते कंट्रोल। वो ऑलरेडी लाइट कितनी है, ट्यूबलाइट्स कितनी है, उनकी ट्यूबलाइट की ब्राइटनेस कितनी है, तो कुछ चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट में और कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। जबकि अगर आप ये चीज़ स्कूल में ना करके लैब में करोगे, तो लैब में तो आप ऑलरेडी दो कमरे ऐसे बनवाओगे जिनमें सेम साइड पे विंडो होगी, सेम साइड पे डोर होगा, सेम साइज का बोर्ड होगा दोनों में, ये भी नहीं होगा कि एक बोर्ड बड़ा है एक छोटा है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होंगे। तो लैब में तो सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन फील्ड में हर चीज़ नहीं हो सकती। इसके स्ट्रेंथ बता रहे हैं ये कि ये रियलिस्टिक सिचुएशन में होता है, तो इसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा अच्छे से हम नेचुरल वो देख सकते हैं, मतलब रिएक्शंस देख सकते हैं, नेचुरल रिएक्शंस। एंड द स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी, तो जितना ज़्यादा रियलिस्टिक होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। लैब में क्या है, लैब में आप पार्टिसिपेंट्स को अगर बुलाओगे तो उन्हें पहले ही पता होगा कि उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, तो वो आपको रियल रिस्पॉन्सेज क्या पता ना मिले लैब में, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर मानी जाती है फील्ड। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है कि कंट्रोल हर चीज़ का नहीं हो सकता है।
लेकिन फील्ड में करी हुई चीज़ को आप लोगों के ऊपर जनरलाइज कर सकते हो। आपने अगर एक स्कूल में स्टडी करके बोला कि ग्रीन बोर्ड पे बच्चों को ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो आप वो हर स्कूल के लिए जनरलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लैब में स्टडी करी और बोला कि ग्रीन बोर्ड पे अच्छा दिखता है, तो वो आप स्कूल में कैसे करोगे ये चीज़, क्योंकि आपने लैब में करी है। स्कूल में जाके जब तक देखोगे नहीं उस चीज़ का इफेक्ट, तब तक आप जनरलाइज कैसे करोगे। तो ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट और लैब एक्सपेरिमेंट में ये फ़र्क आ जाता है। वीकनेस क्या है कि कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अनकंट्रोल रह जाती है, नॉइस आ जाती है, जैसे बहुत शोर आ रहा है, इस तरह की चीज़ें जो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार कंट्रोल करना फील्ड एक्सपेरिमेंट में। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनिपुलेट करना, जैसे अब स्कूल में इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप कितनी बारी बोर्ड वहाँ पे चेंज करवाओगे क्लासरूम्स में। तो कई बारी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, साइज सेम नहीं मिलता है चीज़ों का, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीशन नहीं मिल पाता है। हाई डिग्री ऑफ प्रिसीशन उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको लैब में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर को ना सोशल स्किल्स काफ़ी होने चाहिए, ताकि वो उन लोगों को जाके कन्विंस कर सके जहाँ पे वो स्टडी करना चाहता है। तो स्कूल वालों को कन्विंस करना हो, यहाँ हाई अथॉरिटीज़ को कन्विंस, तो सोशल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों के साथ डील कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपका ये वाला भी यूनिट ख़त्म हो रहा है, जिसमें हमने पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा था, उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ रिसर्च करा है। नेक्स्ट क्लास में अब हमारा ब्लॉक 1 ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 2 शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।